सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, अ ट्रिस्ट विथ द पास्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है मिलन, मीटिंग, मुलाकात। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में, भारत के पास्ट में स्वतंत्रता के समय जो भी वादे किए गए थे, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनके साथ मिलन। यानी कि जो गोल्स हमने तय किए थे स्वतंत्रता के समय, उनमें से कितने पूरे हुए, कितनी हमें सफलता मिली और कितने हम असफल रहे, इसी की बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। द वैल्यूज़ इनविसेज्ड बाय द बिल्डर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जिन मूल्यों की परिकल्पना भारत का निर्माण करने वालों के द्वारा जिन मूल्यों की कल्पना की गई थी, उन मूल्यों को नीड टू बी इम्बाइब्ड। इम्बाइब का मतलब होता है आत्मसात कर लेना। आत्मसात करने का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना, अपनी आत्मा में समा लेना। फॉर सस्टेन्ड प्रोग्रेस, यहाँ पे सस्टेन का मतलब है लगातार, है ना, किसी चीज़ का लगातार जारी रहना, कंटिन्यू रहना। कि लगातार प्रोग्रेस के बने रहने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम उन मूल्यों को, जिन मूल्यों की परिकल्पना भारत के निर्माताओं के द्वारा की गई थी, उन मूल्यों को आत्मसात करें। 75 ईयर्स अगो, 75 साल पहले इसी दिन, 75 साल पहले इसी दिन यानी 15 अगस्त को, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मेड दीज रिमार्क्स, उन्होंने ये टिप्पणियाँ की। इन हिज स्टीयरिंग स्पीच, स्टीयरिंग स्पीच का मतलब होता है ऐसा भाषण जो कि आपके इमोशंस को हिला के रख दे, है ना, बिल्कुल आपको जो है एनर्जी से भर दे, आपके अंदर एक्साइटमेंट ला दे, है ना, उथल पुथल मचा दे आपके दिल में। तो उन्होंने जो स्टीयरिंग स्पीच दिया था उसमें उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की थी। और कब दिया गया था ये भाषण? ऑन इंडिया अटेनिंग फ्रीडम एट मिडनाइट, कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने पर आधी रात को जो है उन्होंने भाषण दिया था। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज़, यहाँ पे ये जो बट आया है ना, इसका मतलब है ओनली। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे, तो उस समय पंडित नेहरू ने कहा था कि ये जो उपलब्धि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज जो हम उपलब्धि सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि जिस जश्न को हम मना रहे हैं, इज़ ओनली अ स्टेप, ये सिर्फ एक कदम है, एक जस्ट शुरुआत है। एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये स्वतंत्रता जो है अवसर की शुरुआत है, एक ओपनिंग है, छोटी सी, छोटा सा मार्ग खुला है। टू द ग्रेटर ट्रायम्स, और आगे आने वाले समय में हमें और भी बड़ी जीतें हासिल करनी है। ट्रायम्फ का मतलब है जीत, विक्ट्री, विजय। एंड अचीवमेंट्स, और दैट अवेट अस, अवेट का मतलब है इंतज़ार करना, यानी कि आगे और भी कई उपलब्धियां हैं, और भी कई जीत हैं जो हमें हासिल करनी है, और ये उपलब्धियां हमारा इंतज़ार करती हैं। आर वी ब्रेव एनफ, क्या हम बहादुर हैं? देखो, ब्रेव एनफ का मतलब है पर्याप्त बहादुर होना। एंड वाइज एनफ, वाइज एनफ का भी मतलब उसी तरह से, क्या हम बुद्धिमान हैं, क्या हम बुद्धिमान हैं, क्या हम बहादुर हैं जितना होना चाहिए। टू ग्रैस्प का मतलब है पकड़ना, दिस अपॉर्चुनिटी। एंड एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकारना, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, क्या हम बुद्धिमान हैं और बहादुर हैं कि ये जो अवसर हमें मिला है स्वतंत्रता के रूप में, इसे हम पकड़ें, और एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, और आगे आने वाले फ्यूचर में जो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उनको स्वीकार करें। दीज वर्ड्स, तो ये जो बातें उन्होंने कही थी पंडित नेहरू ने, रिंग ट्रू, रिंग ट्रू का मतलब है कि ये बातें जो है आज भी इनकी घंटियां जो है सुनाई देती हैं, ये बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हैं। इवन टुडे, आज के समय में भी ये बातें जो है बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हैं, ये वर्ड्स जो है सत्य प्रतीत होते हैं। जस्ट एज व्हेन इंडिपेंडेंस अनशेकल्ड, देखो, शेकल करने का मतलब होता है किसी को बेड़ियों में जकड़ देना, किसी को जंजीरों में बांध देना।
और अनशेकल्ड उसका उल्टा है। अनशेकल का मतलब है जंजीरों से आज़ाद कर देना, बेड़ियां खोल देना। जस्ट एज व्हेन इंडिपेंडेंस शेकल्ड इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि जब भारत ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से आज़ाद हुआ, उस समय ये शब्द जितने सत्य थे, आज भी ये शब्द उतने ही सत्य प्रतीत होते हैं। अ माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब होता है एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी उपलब्धि। यहाँ माइलस्टोन किसके लिए कहा गया है? यहाँ माइलस्टोन कहा गया है कि भारत का ब्रिटिश रूल से आज़ाद होना एक माइलस्टोन था, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अ माइलस्टोन दैट इन सम केसेस, है ना, कि अगर हम बात करें कुछ केसेस में, इंस्पायर्ड यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कई घटनाएं, कई केस हमें देखने को मिले। इंस्पायर्ड का मतलब है किसी को प्रेरित करना। द बर्थ ऑफ अदर न्यू नेशन स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब है विश्व भर में, यानी कि भारत की स्वतंत्रता ने विश्व भर में अन्य जो नए राष्ट्र थे उन्हें भी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। फ्रीड फ्रॉम द योक ऑफ कॉलोनियलिज्म, देखो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। यहाँ बात हो रही है ब्रिटिश साम्राज्यवाद की। योक, देखो योक का एक बहुत ही कॉमन मीनिंग होता है। आपने देखा होगा कि ये जो बैल होते हैं ना, बैल या फिर दो घोड़े हैं, दो गधे हैं, खास करके बैल, उनके ऊपर क्या किया जाता है, दो बैलों को जब जोता जाता है तो एक लकड़ी की बार लगाई जाती है। ये दो बैल हैं आपके, ये ए और ये बी है ना, ये दो बैल हैं, और इनकी गर्दन के ऊपर एक लकड़ी का डंडा सा लगाया जाता है और उसके माध्यम से फिर हल को बांधा जाता है। तो ये जो लकड़ी की बार है ना, इसको बोलते हैं योक। फ्रॉम द योक ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो आप कह सकते हो कि ये जो साम्राज्यवाद की योक थी उससे जो है भारत फ्री हुआ, और इसने प्रेरणा दी अन्य राज्यों को भी कॉलोनियलिज्म से फ्री होने की। इंडिपेंडेंट इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन, देखो एम्बार्क ऑन या फिर एम्बार्क अपॉन, इसका जब हम प्रयोग करते हैं ना, ध्यान रखना एम्बार्क के साथ आपको ऑन या अपॉन प्रेपोजिशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है एक नई यात्रा की शुरुआत करना, एक नई जर्नी की शुरुआत करना। इंडिपेंडेंट इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन अ न्यू जर्नी, कि स्वतंत्र भारत ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। इम्ब्यूड विथ, इम्ब्यू का मतलब होता है, इम्ब्यू के साथ में विद प्रेपोजिशन आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से भरे हुए होना। कोई विचार हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, उससे भरे हुए होना। इम्ब्यूड विद द विज़न ऑफ इट्स फ्रीडम फाइटर्स, कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जो विज़न था, उनकी जो परिकल्पना थी भारत के संबंध में, उससे भरे होकर भारत ने अपनी यात्रा शुरू की। एंड अ मिशन, और इंडिपेंडेंट इंडिया के पास एक मिशन था। सेट ऑन एंड अ मिशन set on course by the members of the Constituent Assembly। अब भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि भारत की जो संविधान निर्माण सभा थी, उसके जो सदस्य थे, उनका जो गोल था उसको सेट ऑन कोर्स, सेट ऑन कोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करना, है ना, उसके लिए कहा जाता है सेट ऑन कोर्स, है ना, कि भाई किसी चीज़ को पाने के लिए जो है प्रयास करना। तो एक जो मिशन था सेट ऑन कोर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया कि भाई अपना जो एक मिशन उन्होंने निर्धारित किया था उसको पाने के लिए जो है प्रयास किए। अब यहाँ पे ये हु आया है किसके लिए? मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कि इन लोगों ने क्या किया, हु वर्कड ऑन इट्स यूनिक लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान निर्मित करने वाले लोगों ने काम किया किस चीज़ पर? भारत के बिल्कुल अनोखे, उदार, लोकतांत्रिक संविधान के ऊपर। यानी कि भारत का जो संविधान निर्मित हुआ ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि एक उदारवादी,
लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्रात्मक संविधान। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, तब से लेकर अब तक कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। अब ये हाइफन लगा के उन उपलब्धियों के बारे में हमें बताया गया है। देखते हैं कि अब तक ऐसी क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गारंटिंग राइट्स दैट इंक्लूडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कि संविधान में इस बात को भी रखा गया, इस बात की गारंटी दी गई कि लोगों को अधिकार दिए जाएं, और उन अधिकारों में कई अधिकार शामिल थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म को मानना चाहो उसे मान सकते हो, एंड अ सेक्युलर स्टेट, और साथ ही भारत को जो है एक सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, और इस मूल्य को पाने के लिए भी जो है प्रयास किए गए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन पीरियोडिक इलेक्शंस, और देखो बड़ी उपलब्धि क्या रही है हमारी, इम्प्लीमेंटेशन, लागूकरण। यूनिवर्सल का मतलब है सभी के लिए ना, एक समान रूप से। यूनिवर्सल एडल्ट, वयस्क। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। इन पीरियोडिक इलेक्शंस, पीरियोडिक इलेक्शन का मतलब है एक रेगुलर पीरियड के बाद में होने वाले चुनाव। तो भारत में जो विभिन्न पीरियोडिक इलेक्शंस हैं उनमें मतदान करने का अधिकार सभी वयस्कों को दिया गया है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अ थ्राइविंग लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, कानून निर्माण करने वाली सभा। थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब होता है फलती फूलती, है ना, कि लगातार जो समृद्ध होती जाए। तो अ थ्राइविंग लेजिस्लेचर, की एक विधायिका हमें मिली जो कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार जो है समृद्ध होती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट्स, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कई ऐसे संस्थान भारत में निर्मित हुए। अलाउिंग फॉर, अलाउ फॉर का मतलब है इस चीज़ को परमिशन देना, है ना, इस चीज़ को अलाउ करना। अलाउिंग फॉर अ फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत में इस तरह के संस्थान निर्मित हुए जिनके माध्यम से औपचारिक रूप से जो ताकत है ना, जो एक तरीके से जो पावर है पूरे भारत की, उसको जो है अलग किया गया। विधायिका अलग बनी, न्यायपालिका अलग बनी, इसके अलावा और कई संस्थान निर्मित हुए। अ क्वासी फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ क्वासी फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि अगर हम भारत को कहें तो भारत क्या है वर्तमान में, क्वासी फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत जो है राज्यों का संघ है। क्वासी फेडरल का मतलब है अर्ध संघात्मक, कि भारत जो है राज्यों का संघ है। दैट वर ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे ये दैट आया है राज्यों के लिए, वर रीऑर्गेनाइज्ड, कि भारत के जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया गया। ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पे उनका जो है पुनर्गठन किया गया। अब देखो ये छोटी छोटी बातें ये जो पढ़ रहे हो ना आज के एडिटोरियल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना जीके की दृष्टि से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत में ये जो राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया गया ये किस आधार पे किया गया, धर्म के आधार पर, लोगों की जो है संख्या के आधार पर, या फिर लैंग्वेज के आधार पर। तो ये है इसका आंसर, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस, है ना, भाषाई आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया। द बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, देखो ये सारी कामयाबियां हैं हमारी स्वतंत्रता के बाद से। द बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, की कई संस्थान निर्मित हुए इंडस्ट्री में, है ना, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई संस्थान निर्मित हुए। दैट हेराल्डेड प्रोग्रेस, देखो हेराल्ड का मतलब होता है संकेत देना, है ना, सिग्नल देना, इंडिकेट करना, हेराल्डेड प्रोग्रेस। तो ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सकीय संस्थान, इंडस्ट्रियल संस्थान निर्मित हुए, इन्होंने जो है प्रोग्रेस का सिग्नल दिया, यानी कि ये प्रोग्रेस में लाभदायक सिद्ध हुए। इसके अलावा एंड द अनलीशिंग, देखो अनलीश का मतलब होता है जैसे मान लो
खुल जाना किसी चीज़ का, मुक्त हो जाना किसी चीज़ का, जैसे एनर्जी है वो बंधी हुई थी तो अचानक से वो एनर्जी खुल जाए। एंड द अनलीशिंग ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स, क्या हुआ कि जो संचार क्षेत्र है, इसके अलावा नॉलेज, अनलीशिंग ऑफ नॉलेज, कि लगातार लोग जो है शिक्षित होते चले गए, यानी कि ये जो है शिक्षा है ये पूरी तरह से मुक्त हो गई। एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स, और संचार क्षेत्र में भी क्रांति आई। तो संचार क्षेत्र ने और नॉलेज ने क्या किया, दैट टाइड इंडिया बेनिफिशियली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। संचार क्षेत्र में और नॉलेज के क्षेत्र में जब क्रांति आई तो इसने क्या किया, भारत को बांधा। टाइड का मतलब है बांधना, किसी चीज़ से जोड़ना। इंडिया बेनिफिशियली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो संचार और नॉलेज के माध्यम से भारत विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा और भारत को उससे फ़ायदा भी हुआ। देयर हैव ऑल्सो बीन मिस स्टेप्स एंड फेलिंग्स। देखो ये जो आज का एडिटोरियल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें आपको अगर कोई भी आपको मतलब कोई कुछ भी जानकारी नहीं है कि भाई हम जब हम स्वतंत्र हुए तो अब तक जो है क्या बड़ी बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है, तो आप 1 मिनट में इनको ठीक तरह से पढ़ लो तो गिना सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारी नाकामयाबियाँ, अगला पॉइंट आता है हमारी नाकामयाबी, हमारी असफलताएं। देयर हैव ऑल्सो बीन मिस स्टेप्स एंड फेलिंग्स, कि कुछ गलत कदम भी रहे हैं, कुछ असफलताएं भी रही हैं। जैसे अब उनको देखते हैं कि किन किन मोर्चों पे हम असफल हुए हैं। द इनएबिलिटी टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन, किसी चीज़ को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। एक्सट्रीम का मतलब है एकदम बिल्कुल अति, पॉवर्टी गरीबी। एंड मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है बिल्कुल हाशिए पे चले जाना, बिल्कुल स्थिति जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाना। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। तो देखो क्या क्या हमारी असफलताएं रही है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसका उन्मूलन हम नहीं कर पाए, यानी कि जो बहुत ही भयंकर गरीबी है उसे हम अभी भी नहीं मिटा पाए। एंड मार्जिनलाइजेशन, अभी भी भारत में कई लोग हैं जो कि बहुत ही निम्न स्तर पे अपना जीवन जी रहे हैं। इवन दो, यद्यपि, हालांकि। दीज डिड कम डाउन, यहाँ पे डिड आया है जोर डालने के लिए ना, एम्फेसिस देने के लिए। डिड कम डाउन ड्रामेटिकली का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से, सिंस 1947। हालांकि ये जो गरीबी है और ये जो मार्जिनलाइजेशन है ना, तो हालांकि इनमें कमी आई है और बहुत ज़बरदस्त रूप से कमी आई है, यानी कि 1947 और आज की अगर हम तुलना करें तो काफ़ी हद तक गरीबी और ये जो मार्जिनलाइजेशन की बात है इनमें कमी आई है। लेकिन फिर भी अभी भी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम उसे कह सकते हैं कि वह गरीब है। द स्ट्रेंथ्स, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें देखने को मिली हैं। द स्ट्रेंथ्स इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड वैल्यूज़, यहाँ स्ट्रेंथ से मतलब है डिफ़िकल्टीज है ना। इन इम्प्लीमेंटिंग, लागू करना, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड वैल्यूज़, कि हमारे संविधान के जो ऑर्डर हैं, हमारे संविधान में जिन मूल्यों की बात की गई है उनको लागू करने में कई डिफ़िकल्टीज हमें देखने को मिली। बर्जियोनिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ। कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है बहुलवाद। किसी पर्टिकुलर समुदाय या जाति के लोग जब बहुत मात्रा में हो जाते हैं ना, या उनका बहुमत हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। कम्युनल, सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिक रूप से बढ़ता हुआ बहुलवाद, ये भी हमें देखने को मिला है ना। तो कुल मिला के सांप्रदायिक बहुलवाद या सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद, विच वाज डिसाइडेडली रिजेक्टेड। अब ये जो सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद की हम बात करें तो इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था बाय बोथ द फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज द फ्रेमर्स, का मतलब है निर्मित करने वाले, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माताओं के द्वारा और फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। ये जो सांप्रदायिक सांप्रदायिक बहुलतावाद है, ये जो कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म है, इसको नकार दिया गया था। द इनकम्प्लीट नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अभी भी भारत में हमें क्या देखने को मिलता है कि
इनकम्प्लीट, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण जो है वह अभी भी पूरी तरह से ठीक रूप में नहीं हुआ है ना, इनकम्प्लीट नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एंड राइजिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी, और राइजिंग लगातार, राइजिंग का मतलब हुआ यहाँ पे बढ़ती हुई, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी लगातार बढ़ती हुई आर्थिक असमानता। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हम असफल रहे हैं। टुडे, आज, ऑन द वन हैंड, एक और अगर हम बात करें, बोलते हैं ना ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर, इसका मतलब है एक और जहाँ तक अगर हम बात करें और दूसरी ओर हम बात करें, तो एक तरफ तो हम क्या देखते हैं, इंडिया स्टैंड्स टॉल एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज, कि एक और तो अगर हम भारत इस रूप में खड़ा हुआ है, भारत का कद जो है बहुत ही ऊंचा है, किस रूप में खड़ा हुआ है भारत, वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज, कि भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बिल्कुल खड़ा हुआ है ना, विथ एन एडवांटेजियस डेमोग्राफिक डिविडेंड। और दूसरा प्लस पॉइंट भारत के साथ है वो ये एडवांटेजियस, एडवांटेजियस का मतलब है कि भाई ये आपके फ़ायदे में है ये चीज़, क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि भारत जो है उसके पास जो जनसंख्या है ना, वो भी आप कह सकते हो वो जनसंख्या जो है वो उसके लिए, यानी कि यूथ भारत में इस समय बहुत ज़्यादा है, तो डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय यूथ का लाभ भी भारत को इस समय प्राप्त है। आगे देखते हैं, अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, लाइवली, डेमोक्रेसी दैट एंश्योर्स एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, कि एक बहुत ही लाइवली लोकतंत्र जो इस बात को सुनिश्चित करता है, किस बात को, एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, कि चुनाव में बहुत ही जोश के साथ भागीदारी हो, यानी कि भारत जो लोकतंत्र है ना, ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव में बड़े ही उत्साह के साथ लोग जो हैं वे भाग लें। अ डाइवर्स पॉलिटी, है ना, तो ये सारी जो बातें हैं अभी भी भारत के लिए एक प्लस पॉइंट के रूप में है। अ डाइवर्स पॉलिटी, कि जो भारत की राज व्यवस्था है वो विविधता से भरी हुई है। एंड अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत ज़्यादा विविधता से भरी हुई है, यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उन विभिन्न सेक्टर्स में जो है भारत बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है। बट इट ऑल्सो फेसेस ह्यूमंगस, ह्यूमंगस का मतलब होता है बहुत ही ह्यूज, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा चैलेंजेस, लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए बहुत ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। इट्स पीपल लिव इन अ मोर केओटिक वर्ल्ड, भारत के लोग जो हैं वे एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कि केओटिक है। केओटिक का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल डिसऑर्डर में है कोई चीज़, केओटिक का बिल्कुल शुद्ध हिंदी मतलब हो जाएगा हमारा अराजकता, अराजक, अस्त व्यस्त होना चीज़ों का, है ना, बहुत ही गड़बड़ होना, यानी कि एक बिल्कुल जो ठीक ऑर्डर होना चाहिए उसकी कमी है। वेयर कॉपरेशन एंड लिबरल ट्रेड रिलेशंस, यानी कि वेयर, है ना, भारत के लिए कहा गया है कि भारत की जो स्थिति है ना, एक ऐसे संसार में, एक ऐसा संसार है भारत जो कि केओटिक हालत में है, अराजक स्थिति में है, जहाँ पर कि कॉपरेशन, सहयोग, एंड लिबरल ट्रेड, उदार व्यापार, उदार व्यापारिक संबंध, हैव टेकन अ बीटिंग। देखो, टेक अ बीटिंग का मतलब होता है कि भाई निगेटिव में जाना, टेक अ बीटिंग का मतलब होता है कि भाई इसको जो है ना नुकसान हुआ है, यानी कि भारत में ये जो एक तरीके से अव्यवस्था है, ये जो डिसऑर्डर है, इसके कारण क्या हुआ है, सहयोगपूर्ण और जो उदार व्यापारिक संबंध हैं उनमें गिरावट आई है। हैव टेकन अ बीटिंग का मतलब है उनमें गिरावट आई है, वो निगेटिवली प्रभावित हुए हैं। एंड और क्या कहा जा रहा है भारत के संबंध में, वेयर क्लाइमेट चेंज इज अ चैलेंज, और भारत के संबंध में कहा गया है कि भारत जिसके लिए कि
क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑल्सो, साथ ही साथ, द इमरजेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ, इमरजेंस का मतलब है उभर के सामने आना, उभरना किसी चीज का, है ना। एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, किसी चीज को और मजबूती देना। ऑफ अ डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। पॉलिटिकल फोर्स दैट सीक्स, सीक का मतलब है चाहना, टू सेंट्रलाइज पावर, साथ ही साथ क्या हुआ है कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, और आगे देखते हैं, एंड होमोजेनाइज, होमोजेनाइज का मतलब होता है कि भाई एक समान कर देना, किसी भी चीज़ को ना एक समान कर देना, यानी कि जो विविधता है उस विविधता को ख़त्म कर दिया आपने, तो इसका मतलब है आपने उसको होमोजेनाइज कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, इमरजेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, कि भारत में एक राजनीतिक ताकत या एक राजनीतिक पार्टी जो है बहुत ही डोमिनेंट होके उभर के सामने आई है, मजबूत हुई है। और वो जो पॉलिटिकल फोर्स है ना, वो क्या चाहती है, टू सेंट्रलाइज पावर, वो पावर को अधिक से अधिक सेंट्रलाइज करना चाहती है अपने, यानी कि पावर को केंद्र अपने हाथ में लेना चाहती है। एंड होमोजेनाइज का मतलब है एक समान करना, द आइडिया ऑफ इंडिया, कि भाई भारत का विचार है ना, कि भाई भारत क्या है, तो भारत के संबंध में सभी लोगों का विचार एक जैसा ही हो, है ना। द आइडिया ऑफ इंडिया, कि भारत का जो विचार है उसको सभी के लिए समान कर देना, यानी कि मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने जो कहा आप भी वही कहो, तब तो ठीक है ना, असहमति के लिए कोई जगह ना होना। हैज़ थ्रेटन्ड, थ्रेटन का मतलब होता है डराना, भयभीत करना। टू अनरेवल, अनरेवल का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को समाप्त करना, उसके लिए हम लगाते हैं अनरेवल। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब है किसी को पहचानना, किसी चीज़ को पहचान के ये मानना कि हाँ इसका भी अस्तित्व है, उसे हम बोलते हैं रिकग्निशन। ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। एंड इंक्लूजन का मतलब है समावेश, समावेश का मतलब है कि विभिन्न धर्म जाति के जो लोग हैं उनको साथ लेके, गरीब अमीर उन सभी को साथ लेके चलना। एंड इंक्लूजन एज द मीन्स का मतलब है माध्यम, फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वह ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए इस बात को साधन की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहता है। हमारा संविधान ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए इस बात को साधन के रूप में इस्तेमाल करने की बात कहता है। हमारा संवैधानिक जो ढांचा है वह भारत की विविधता को मानता है और इंक्लूज़न का जो सिद्धांत है उसे मानता है। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो इंक्लूज़न है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में जगह दी गई है, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, यानी कि इनको जो है ख़तरा पैदा हुआ है। किसके कारण? इस पॉलिटिकल फोर्स के कारण, जो ये चाहती है कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाए, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो। और द आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि भाई भारत क्या है। तो भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की परिभाषा विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न तरह की है, ठीक है ना। तो वो इस विचार को भी जो है होमोजेनाइज करना चाहती हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ, आर्थिक प्रगति थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी वृद्धि के साथ में अर्थव्यवस्था में प्रोग्रेस करना, यानी कि समावेशी विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति। इकोनॉमी में प्रोग्रेस होनी चाहिए लेकिन वह सभी को साथ लेके होनी चाहिए। एक ऐसी प्रोसेस है ये दैट वाज एक्सेलरेटेड, यानी कि ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी जो विकास है, एक ऐसी प्रक्रिया है दैट वाज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट का मतलब होता है और अधिक बढ़ा देना। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, का अनुसरण करते हुए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है विस्तृत। रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार। इन द अर्ली 1990s, कि
1990 की शुरुआत के दौरान विस्तृत जो सुधार किए गए, उन सुधारों के माध्यम से क्या किया गया, इंक्लूसिव ग्रोथ को जो है और बढ़ाया गया और एक्सेलरेट किया गया। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ राइट्स बेस्ड अप्रोच, और साथ ही साथ इस बात की स्थापना, किस बात की स्थापना, कि एक ऐसी अप्रोच अपनाई जाए, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए जो राइट्स बेस्ड हो, यानी कि लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी अप्रोच अपनाई जाए, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, वेलफेयर इन द मिड 2000s, यानी कि सन 2000 के बीच में, है ना, इसी दौरान हम क्या लेके आए, लोगों के कल्याण के लिए राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है अपनाई गई। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या हुआ, हमारी एक एडिशनल जानकारी हुई है ना, उसके बारे में डिटेल हुआ। अब देखो वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ हैज़, अब यहाँ पे ये जो हैज़ आया है ना, ये हैज़ आया है आर्थिक प्रगति के लिए, हैज़ स्लोड डाउन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब ये देखो आर्थिक प्रगति, और ये हाइफन से लेके हाइफन तक हमें जानकारी दी गई कि इस आर्थिक प्रगति को 1990 के बाद जो सुधार हुए उनसे जो है प्रोत्साहन मिला, बढ़ावा मिला। लेकिन ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, हैज़ स्लोड डाउन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह आर्थिक प्रगति जो है स्लो हो गई है, धीमी पड़ गई है। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। देयर इज़ एन एग्जाजरबेशन का मतलब होता है कि जो सिचुएशन है उसका और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, और भी ज़्यादा बिगड़ जाना। ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है असमानताएं। इंटर स्टेट की विभिन्न राज्यों के भीतर जो असमानताएं हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब देखो एग्जाजरबेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना, लेकिन ये बढ़ोतरी होने का मतलब है निगेटिव वे में बढ़ोतरी होना, यानी कि सिचुएशन का और ख़राब होते चले जाना, और बिगड़ते चले जाना। तो विभिन्न राज्यों के बीच जो असमानताएं हैं, वे असमानताएं और बढ़ती चली गई हैं और बिगड़ती चली गई हैं। विथ साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, कि अगर हम दक्षिणी और पश्चिमी भारतीय राज्यों की बात करें, डिलीवरिंग बेटर आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम इन एजुकेशन। विथ साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, डिलीवर का मतलब है देना, प्रदान करना, बेटर आउटकम्स का मतलब है नतीजे, परिणाम, इन एजुकेशन। कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, है ना, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की, हेल्थ केयर की, स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें, एंड थोरोगोइंग का मतलब होता है कंप्लीट। थोरोगोइंग का मतलब है कंप्लीट, बहुत ही कंप्लीट, डिटेल्ड एंड केयरफुल। थोरोगोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ देन अदर रीजन्स, कि भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो आर्थिक वृद्धि है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो विकास है, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो परिणाम हैं, वे हमें दक्षिण भारत में और वेस्टर्न इंडिया में तुलनात्मक रूप से बेहतर देखने को मिले हैं। एन इशू, अब अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है दैट रिक्वायर्स, जिसके लिए ज़रूरत है केयरफुल डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, इन द नियर फ्यूचर। तो कुल मिला के ये जो असमानताएं बढ़ी हैं भारत के राज्यों के बीच में, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए इस बात की ज़रूरत है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही केयरफुल तरीके से जो है आगे आने वाले भविष्य में इस पर जो है विचार विमर्श किया जाए, यानी कि केयरफुल डेलिब्रेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एडिटोरियल अभी तो बहुत लंबा है ना, लेकिन इसका एक पार्ट हमने कर लिया है ना। आज क्या हुआ है, 2 एडिटोरियल नहीं आए, सिर्फ एक ही एडिटोरियल आया है ना।